गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम आपकी यूनिट 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो में आगे हार्मफुल डिजीज़ के बारे में, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल्स में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफ़ेक्ट देखा कि किस तरीके से वो कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। आज हम प्लांट्स में देखने वाले हैं कि प्लांट्स में ये किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, प्लांट्स को कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स में है वो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो टाइप्स हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं। ये 5 मेन टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं। प्लांट में जो डिजीज़ कोज की जाती हैं उनमें से कुछ मेन डिजीज़ मैंने यहाँ मेंशन की हैं। फर्स्ट है सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस वर्ड आपने देखा है कि वो हमारे जो शोर फ्रूट्स हैं उनके अंदर होने वाली डिजीज़ है और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया ये डिजीज़ कोज करता है जिसका नाम है सिट्रस कैंकर। और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब एक प्लांट में अगर ये डिजीज़ हो जाती है वो दूसरे प्लांट तक किस तरीके से पहुंचती है, तो वहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज़ है रस्ट ऑफ व्हीट है। जैसे कई बार आपने देखा होगा जो सीड हमारे होते हैं, जो गेहूं की सीड है, उनकी जो पार्ट है जिसमें वो फिल होता है उसके अंदर काफ़ी सारा धुआं सा भर जाता है। उस डिजीज़ को हम रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो फंगाई के थ्रू होता है। ठीक है, वहाँ पे जो पॉजिटिव एजेंट है वो फंगाई है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो एयर, मेनली एयर है, बट सीड टू सीड भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर एक सीड में ये डिजीज़ आती है तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे सीड पर। नेक्स्ट है येलो वेन मोज़ाइक ऑफ भिंडी। जो हमारी वेजिटेबल है उसके अंदर ये येलो वेन मोज़ाइक जो डिजीज़ है वो कॉज होती है। ये वायरल डिजीज़, वायरस के थ्रू कॉज होने वाली डिजीज़ है। मोस्टली हमारी वेजिटेबल्स के अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है और इसके ट्रांसमिशन का काम इंसेक्ट करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्ट है आपका, जिसमें आपसे 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी डिजीज़ है और विच ऑर्गेनिज्म कॉज दिस टाइप ऑफ डिजीज़। जैसे यहाँ पे कि सिट्रस कैंकर जो है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 3 ही डिजीज़ है, 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग। जैसे सिट्रस कैंकर जो है बैक्टीरिया से, रस्ट ऑफ व्हीट फंगाई से, एंड येलो मोज़ाइक्स जो है वो वायरसेस से कॉज करते हैं। इसके अलावा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें भी कि एयरबोर्न डिजीज़ है प्लांट्स में वो कौन सी है, तो सिट्रस कैंकर है। और किस तरीके से जो सीड के थ्रू ट्रांसफ़र होती है वो कौन सी है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि रस्ट ऑफ व्हीट है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट जो इफेक्ट है यहाँ पे फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग सुना होगा आपने। मोस्टली समर्स में ये प्रॉब्लम हमें होती है। कई बार हम लोग जो है रात का बना हुआ खाना जैसे खा लेते हैं या फिर ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट हो चुके हैं और एक प्रॉपरली कि वो बाहर रखा हुआ है, उसमें एक अलग सी स्मेल आती है। ठीक है, उसको लेने की वजह से हमारे जो स्टमक में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग होती है या फिर लूज मोशन होते हैं। इस तरह की प्रोसेस को या बॉडी में जो ये फंक्शनिंग होती है इसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और इसका मेन कारण है कि कंज्यूमिंग स्पॉइल फूड। अब स्पॉइल फूड का क्या कारण, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जनरेट होंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको अगर हम कंज्यूम करेंगे तो वो हमारी बॉडी में एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं और उस टॉक्सिन की वजह से हमारी बॉडी में ये डिजीज को, ये फूड पॉइजनिंग होता है। इसकी वजह से वॉमिटिंग हमें होती है। ठीक है, एंड लूज मोशंस हमें होते हैं। कई बार ये इतना फेटल हो जाता है कि जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो हमें जो फूड है वो हमेशा जो है फ्रेश फूड जो है वो कंज्यूम करना चाहिए और इस तरह के फूड से, मार्केट फूड से या फिर जो भी आपका ये
स्पॉइल फूड है उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग जो है मैंने अभी आपको कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा फेटल भी हो सकती है, हमारी डेथ का कारण बन सकती है। तो दिस इज ए मेन प्रॉब्लम कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली इन समर, फूड पॉइजनिंग। आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि फूड पॉइजनिंग इज ए डिजीज या इज ए इफेक्ट कॉज्ड बाय स्पॉइल्ड फूड इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो उससे हमें बचने के लिए यही है हमारे पास प्रिवेंशन कि वी कंज्यूम फ्रेश और हेल्दी फूड। ओके, नेक्स्ट बेटा फूड प्रिजर्वेशन है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें बहुत सारी डिजीज होती है, प्लांट्स में भी डिजीज होती है। तो जो फूड हमारे पास है, फिर मैंने आपको फूड पॉइजनिंग बताया। तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें कुछ मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। उन मेथड्स को कंटेमिनेशन से बचाने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब कि अपने खाने को बचाना कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो ना कर पाए और हमें डिजीज ना हो। फर्स्ट जो मेथड है वो केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में क्या किया जाता है कि जो हमारा फूड है हमारे पास, उसके अंदर हम कुछ केमिकल्स को ऐड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी पैक्ड फूड हम लेते हैं या कोई भी पैक्ड सब्सटेंस हम मार्केट से जब परचेज करते हैं तो उस पे इंग्रेडिएंट्स के साथ में एक और स्टेप वहाँ मेंशन होता है जिसे कहा जाता है प्रिजर्वेटिव्स। वो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? वो प्रिजर्वेटिव्स कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। जैसे हम स्टोरेज मिल्क जो है, जैम जो है, चिप्स जो है, जो भी हम सब्सटेंस जो है पैक्ड फूड में लेते हैं उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। तो केमिकल मेथड्स में वो केमिकल अगर हम उस फूड के अंदर डालते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करते हैं। यहाँ मैंने आपको मेंशन किया कि केमिकल दैट चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, या फिर हम कह सकते हैं आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव। ओके, फूड प्रिजर्वेटिव। इसमें एग्जाम्पल जो है हमारे पास जो मेनली हम यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट है हमारे पास और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये है। इसके अलावा यहाँ पे सोल्ट भी हो सकता है, सोल्ट भी हम ऐड करते हैं जिसे हम NaCl कहते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम यहाँ पे केमिकल मेथड से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है वो है बाय सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट के थ्रू जैसे हम लोग जो पिकल्स अचार जो हम खाते हैं, उस अचार को जब बनाया जाता है तो उसे काफ़ी टाइम तक हम कंज्यूम करते हैं। अगर उस पिकल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो जो सॉल्ट है उसमें डिहाइड्रेशन की प्रोसेस वो करता है, उसमें से वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता है। और जब वाटर नहीं प्रेजेंट उन पिकल्स मटेरियल के अंदर तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो जो है नहीं बढ़ पाएगी। तो सॉल्ट इज ऑल्सो ए प्रिजर्वेटिव which protect our food from the microorganism. सेकेंड थर्ड जो आता है बेटा बाय शुगर। ठीक है, शुगर भी यहाँ प्रिजर्वेटिव का काम करती है। शुगर का भी मेन जैसे सॉल्ट जो है वो डिहाइड्रेशन करता है, इसी तरीके से जो जेलीज है, स्क्वैश है और जो जैम है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में हम शुगर ऐड करते हैं। शुगर भी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को करता है, वहाँ से वाटर को एक्सट्रैक्ट आउट करता है और हमारे जो फूड है उनको प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट जो मेथड है बाय हीट एंड कोल्ड मेथड, बाय हीट एंड कोल्ड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो मिल्क के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जैसे हम मिल्क जो है मार्केट में जो पैक्ड फूड मिलते हैं, जैसे आपने अमूल देखा होगा, इस तरह से जो पैक्ड मिल्क आता है उसको बैक्टीरिया से फ्री रखने के लिए हम ये मेथड फॉलो करते हैं। इस मेथड में क्या जाता है कि जो मिल्क है उसे 70 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया जाता है, मतलब हीट किया जाता है। उसके बाद उसे इंस्टेंटली चिल कर दिया जाता है, एकदम से उसे चिल किया जाता है। तो यहाँ पे हम हीटिंग कर रहे हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहे हैं और उसके बाद फिर उसे चिल किया जाता है, मतलब एकदम से ठंडा किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है
वो बैक्टीरिया ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जो भी कंटेंट जो लिक्विड फॉर्म है हमारे पास, उसको हम एक बार गर्म करेंगे। ये 4 to 5 सेकेंड्स तक के लिए होता है, 5 सेकेंड्स में, ठीक है, 4 to 5 सेकेंड्स के लिए इतनी देर हम उसे गर्म करेंगे और फिर हम उसे एकदम से ठंडा करेंगे। तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने उस नेचर को नहीं समझ पाएंगे कि वो वहां पे ग्रो कर पाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पाश्चराइजेशन, ठीक है, पाश्चराइजेशन। तो पाश्चराइजेशन जो है ये लुईस पाश्चर ने दिया है, इस वजह से हम इसे पाश्चराइजेशन कहते हैं, ठीक है।